सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें कि आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज की इस क्लास में हम 2020 का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले, जो कि आप सभी देख सकते हो। ये एक ओरिजिनल ऑफिशियली आंसर शीट है, ठीक है। ये जो आपका जो स्टेट डायरेक्टरेट है उनके द्वारा बनाई गई ये ऑफिशियली आंसर शीट है। अगर आप भी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो 2023 में, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप सभी एट ए टाइम इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हो तो इसको थोड़ा 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 करके जो है वो आप सभी को इस वीडियो को देखना है और अपने पास एक पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठ जाना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर बताए वो सारे क्वेश्चन और साथ में आंसर भी बता दूंगा, वो अपने नोटबुक पे आपको उतार लेना है। जिससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम में जो है वो आप अच्छे नंबर से पास होंगे। और ये 2020 का पेपर है, 2023 में भैया एज इट इज यही कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस बात को याद रखेंगे। ओके, उसी के साथ साथ एक बात आपको पहले बता देता हूं, वो ये है कि आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो कि आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड से पास होना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, बट उनके पास ना तो नोट्स है ना तो मॉडल पेपर है। तो ये सारी चीजें मैंने मिशन एनसीसी ऐप के ऊपर अपलोड करके रखा है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से मिशन एनसीसी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और अपनी पढ़ाई आज से शुरू करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर करना। अब इस एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं कि बहुत सिंपल है एप्लीकेशन का यूज करना। स्टेप नंबर 1, जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे सबसे पहले आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 पे आपको जो है यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट बोल के लिखा है, इस कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, जहां पर आपको ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, कम्युनिकेशन, मिलिट्री हिस्ट्री, आर्म फोर्सेस, इन सभी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्विज सॉल्व करना है तो आप क्विज के ऊपर क्लिक करो। अगर आपको मॉडल पेपर को देखना है, मॉडल पेपर के बारे में जानना है, तो मॉडल पेपर 2022 के ऊपर क्लिक करके आप सारी जो है वो मॉडल पेपर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देना है। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम एक ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले, और वो भी टोटल 245 नंबर का पूरा पेपर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं तो आपको बोलता हूं कि पूरा पेपर आप आज ही के दिन रट लेना। ओके, तो पहला हमारा जो है वो पार्ट 1 है ड्रिल। ड्रिल से हमारा पेपर शुरू होता है। ड्रिल के ऊपर जो है वो आपके 2020 में जो है वो टोटली 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है फिल इन द ब्लैंक्स का, कि बच्चा वर्ड्स ऑफ कमांड के फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार होते हैं। तो आपको पता है कि वर्ड ऑफ कमांड के जो है वो हमेशा दो प्रकार होते हैं। ठीक है, साथ में यहां पर मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। वर्ड ऑफ कमांड के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर को आराम से की स्थिति में लाने के लिए कौन सा शब्द कमांड दिया जाता है, कौन सा वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है। तो आपको पता है कि भैया शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए जो है आपको आराम से का वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है, आराम से का आदेश आपको दिया जाता है। नेक्स्ट, कि तेज चाल में 1 मिनट, तेज चाल में जो कदम की लंबाई होती है, ठीक है, तेज चाल में जो कदम की लंबाई है आपको पता है कि कितना होती है, 30 इंच होती है। ठीक है, तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। नेक्स्ट, ये तीन ही क्वेश्चन पूछे थे। अगला क्वेश्चन है कि शब्द कमांड के दो अलग अलग हिस्से आपको बताना है। कि बच्चा जो वर्ड ऑफ कमांड है ना, तो वर्ड ऑफ कमांड को कितने भागों में बांटा है। तो आप सभी को पता है कि जो वर्ड ऑफ कमांड है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है चेतावनी और दूसरे को बोला गया है कॉशनरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एंड कॉशनरी, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड। ठीक है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी जो है वो आपको आंसर्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप सभी इधर मार्क्स की तरफ भी ध्यान दिया करो, कितने नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपके 2020 के एग्जाम में पूछा गया, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपके आने वाले 2023 के एग्जाम में भी उसी नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, साथ में मार्क्स के ऊपर भी थोड़ा फोकस किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं। आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल, एक तो है आपकी ओपन ड्रिल, दूसरी आपकी क्लोज ड्रिल। ठीक है, तो भैया ड्रिल के दो प्रकार होते हैं, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल। ओके, ये आपको पता है, बेसिक वाला क्वेश्चन है, इतना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वो है आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सही और गलत बताना है। पहला क्वेश्चन है कि जो जनरल सैल्यूट होता है वो नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक दिया जाता है। भैया बच्चे ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। आपको पता है कि जो जनरल सैल्यूट होता है, ठीक है, वो जिनकी भी रैंक मेजर जनरल होती है ना, जिनकी भी रैंक मेजर जनरल, भैया मेजर जनरल वाले ऊपर के रैंक के गणमान्य व्यक्तियों को जनरल सैल्यूट दिया जाता है।
तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। ओके नेक्स्ट, कि निरीक्षण इंस्पेक्शन जो है वह हमेशा खुली लाइन में किया जाता है, बिल्कुल सही है, निरीक्षण जो है वह हमेशा खुली लाइन में ही होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट, पीछे मुड़ में जो कमांड है वो बाएं पैर पर दिया जाता है। बच्चे जो पीछे मुड़ की जो कमांड है, ठीक है, वो हमेशा बाएं पैर पर बोला जाता है, बिल्कुल सही है, पीछे मुड़ की जो कमांड है वो हमेशा बाएं पैर पर ही दिया जाता है, लेफ्ट फुट के ऊपर दिया जाता है। ओके, ये आपका सत्य होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वो है आपका वेपन ट्रेनिंग, दूसरा जो पार्ट आता है जिसको बोला जाता है वेपन ट्रेनिंग, शस्त्र प्रशिक्षण। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में टोटल 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे थे 2020 में। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि राइफल को साफ सफाई करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें पुल थ्रू चाहिए होता है, वायर गेज चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, तेल की बोतल चाहिए होता है, चिंदी चाहिए होती है, फ्लैनेल चाहिए होती है, ठीक है, उसके बाद में ग्राफिट ग्रीस ट्यूब है। ओके, उसी के साथ साथ राइफल सफाई ब्रश है, चेम्बर सफाई ब्रश है, ठीक है, ये सारी जो चीजें वो राइफल को साफ सफाई के लिए चाहिए होती है। और यहां पर आपको आंसर दिख जाएगा और ये आंसर आप सभी को आपके एग्जाम में लिखना है, जो कि 2 नंबर के लिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करूंगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चा ट्रिगर में अलग प्रकार के दबाव होते हैं। तो आपको पता है कि ट्रिगर में जो है वह 2 अलग प्रकार के दबाव होते हैं, ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद जो .22 राइफल है उसकी .22 डिलक्स राइफल की जो लंबाई है, ठीक है, लेंथ, .22 डिलक्स राइफल की जो लंबाई है आपको पता है कि 43 इंच होती है। कितनी होती है? 43 इंच होती है। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 110 सेंटीमीटर लिख देना, इंच में पूछा जाएगा तो 43 इंच लिख देना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बच्चा कि फुल फॉर्म ऑफ इंसास, इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता है कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इज द राइट आंसर। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि सर जो इंसास का फुल फॉर्म है ना, वो कोई बोलता है कि सर इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, कोई बच्चा बोलता है कि इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है, सभी ने अलग अलग पढ़ रखा है और अलग अलग बताते हो। कोई बोलता है कि इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम और कोई बोलता है कि सर इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, बट वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियली आंसर शीट है जो आप यहां पर देख रहे हो, ये ऑफिशियली आंसर शीट है, एक डायरेक्टरेट के द्वारा ये बनाई गई ऑफिशियली आंसर शीट है। एक जो स्टेट डायरेक्टरेट होता है ना, वो एक स्टेट डायरेक्टरेट के द्वारा बनाई गई ऑफिशियल आंसर शीट है। तो भैया अभी ये ब्रिगेडियर के ऊपर के अधिकारी ये आंसर शीट बनाते हैं, ठीक है। अब भैया अगर आप में से अगर ये आंसर गलत होगा तो इसका मतलब है कि वो ब्रिगेडियर के पास जो नॉलेज होगा ना, जिसने भी इस आंसर शीट को बनाया होगा, वो जो ब्रिगेडियर साहब ने जब वो आंसर शीट लॉन्च करने से पहले जो है ना, वो चेक करते हैं कि भैया सारे क्वेश्चन के आंसर सही है या गलत है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हो कि सर इंसास का फुल फॉर्म इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम है, अगर आप ऐसे बोलते हो तो फिर भैया वो ब्रिगेडियर गलत है, ठीक है। अब मेरा काम है जो ऑफिशियली आंसर शीट में है मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये गलत लग रहा है तो भैया इसमें वो ब्रिगेडियर साहब की गलती है, यानी कि वो ब्रिगेडियर साहब ने गलत बोला है, ठीक है। अगर आप में से कोई है जो कि ऐसे बोलते हैं ना बच्चे कि सर इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है। द राइट आंसर इज इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है लिम्बर अप। व्हाट इज लिम्बर अप की व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिम्बर अप? लिम्बर अप से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो लिम्बर अप का बहुत सरल और सिंपल मीनिंग है, जो कि ये क्वेश्चन तो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि फायर करने की पोजीशन में जाए, शिस्त ले और आंख दिमाग के टारगेट को तालमेल के बनाते हुए अगले आदेश का इंतजार करे, उसे लिम्बर अप कहा जाता है। इट मींस क्या होगा कि बच्चा जब आप फायर करने के लिए जाते हो फायरिंग रेंज पर, तो उस समय में आपको एक बुलेट्स को फायर करना पड़ता है, एक राउंड को फायर करना पड़ता है, जिससे कि आपकी आंखों में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क के बीच में एक सही कोऑर्डिनेशन बैठ जाए। उसके लिए किया जाने वाला एक वार्म अप होता है, उसके लिए किया जाने वाला एक अभ्यास होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी जो आंखें, नसें, हाथों की नसें, दिमाग, शरीर को एक सही तालमेल में बिठाने के लिए किया जाने वाला एक वार्म अप होता है, एक अभ्यास होता है, उसको लिम्बर अप बोला जाता है। ओके चलो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल आप सभी को दूं, तो बच्चा आप सभी आर्मी में जाना चाहते हो, तो आप सभी सुबह मॉर्निंग में रनिंग करते हो। तो रनिंग करने के लिए जब आप जाते हो ग्राउंड पे, तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करते हो, वार्म अप करते हो, अपने हाथों को हिलाते हो, बॉडी को हिलाते हो, ठीक है, जिससे कि आप चाहते हो कि आपके बॉडी में एक सही कोऑर्डिनेशन बने, ठीक है। इसलिए आप सभी बच्चा आप आपकी हाथों को, आंखों को, ठीक है, पाव को अच्छी तरीके से वार्म अप कर लेते हो, कमर को वगैरह, जिससे कि आपका ये कहना होता है कि हमारी जो बॉडी है वो एक प्रॉपर तरीके से एक्टिव होगी। ओके, तो उसी तरीके से जो फायरिंग रेंज पर बच्चों को एक्टिव करने के लिए जो है
ये वार्म अप किया जाता है, उस प्रोसेस को लिम्बर अप कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें क्वेश्चन है कि जो मैगजीन कैपेसिटी ऑफ राइफल .22 डिलक्स इज 10 राउंड, की क्वेश्चन पूछा है कि डिलक्स की जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 10 राउंड्स की होती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका गलत होगा। आपको पता है कि 5 राउंड की होती है। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राइफल .22 की प्रभावी क्षमता 25 गज होती है। इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल, मतलब कि जो .22 राइफल की जो कारगर रेंज है वो 25 गज की होती है। बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपका सही होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट अच्छा निशाना की चाल मूल आवश्यकता है। क्वेश्चन है बच्चा कि देयर आर 4 बेसिक इसेंशियल्स ऑफ गुड शूटिंग, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, गलत होगा, क्योंकि इसका सही जवाब होगा एक्चुअल में 3। ठीक है बच्चा, 4 नहीं है, इन्होंने 4 बोला है, नॉट 4, ओनली 3। ठीक है, कौन कौन सी है? गुड एमिंग, गुड होल्डिंग एंड गुड ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, दीज आर द बेसिक इसेंशियल ऑफ गुड शूटिंग। ओके, कौन कौन से? गुड एमिंग, गुड होल्डिंग एंड गुड ट्रिगर ऑपरेशन, दीज आर द बेसिक इसेंशियल्स ऑफ गुड शूटिंग। ओके, ये 4 निशाने की 4 मूल आवश्यकता है। अच्छा निशाना लगाना, अच्छा ट्रिगर दबाना, अच्छा मजबूत पकड़। ओके, मजबूत पकड़, अच्छा ट्रिगर दबाना, अच्छा दुरुस्त पकड़, ये सारी चीजें ठीक है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां से हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होता है दैट इज मिसलेनियस। वो आपका जो है वो मिसलेनियस का टॉपिक शुरू होता है, जिसमें पार्ट 1 है आपका नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, राष्ट्रीय एकता एवं जागरूकता। इस टॉपिक से 30 नंबर के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने वो है कि राष्ट्रीय एकीकरण में कैंप के दौरान में क्या क्या प्रोग्राम्स होती है। बच्चा जो आपका एनआईसी कैंप होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, तो उस नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के दौरान में क्या क्या एक्टिविटी चलती है, तो उसमें आपको पता है कि उसमें आपकी कल्चरल एक्टिविटीज है, उसमें आपकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, ठीक है, जागरूकता कार्यक्रम है, उसमें क्विज कॉम्पिटिशंस होती है, उसके बाद में उसमें जो है वो डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन होता है, उसमें क्विज कॉम्पिटिशन चलती है, अवेयरनेस प्रोग्राम होती है, रैलियां होती है, ठीक है, उसमें ग्रुप कॉम्पिटिशंस होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक टीम में बांटा जाता है, आपको एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क को आपको पूरा करना होता है। तो ये अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज है जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के दौरान में जो है ये सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है। साथ में आप सभी बच्चे जो मार्क्स है उनके तरफ भी ध्यान दिया करो, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये डीजी जो स्टेट डायरेक्टरेट साहब है उन्होंने ये आंसर शीट बनाई है, तो उन्होंने इस तरीके से पॉइंट्स को लिखा है, तो आप भी एक अंदाजा लगा लो कि बच्चा इस तरीके से ऑफिशियल आंसर शीट होती है। और आप सभी बच्चे जब पेपर सॉल्व करते हो तो भैया जो पेपर चेक करने वाला होगा वो इन क्वेश्चन इन आंसर को मिलाएगा और आपके आंसर को देखेगा, दोनों में अगर सेम मिलता है तो ही आपको आंसर मिलेंगे, अगर थोड़ा बहुत तो भी सेम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन, यानी कि किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकीकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई। ठीक है, व्हाई उन्होंने पूछा है कि किसी भी देश, अगर कोई भी देश तरक्की करना चाहता है तो उस देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हम आंसर लिख सकते हैं कि बच्चा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश की प्रगति और विकास के लिए, देश की गरीबी और साक्षरता का उन्मूलन के लिए, उसी के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देश का जो कल्चर है, ठीक है, संस्कृति और धार्मिक विकास के लिए, देश की जो आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए, उसी के साथ साथ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना और आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ओके, उसी के साथ साथ तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए और देश की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए। ओके, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा कि किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों जरूरी है। अगर ये सारी चीजें ठीक होगी तो बच्चा कोई भी देश तेजी से ग्रोथ कर सकता है, वो तेजी से डेवलप कर सकता है, ठीक है, अपने देश को। तो इसलिए इन सभी ये बातें अगर अच्छी होगी किसी भी देश की, तो सिंपल सी बात है आपका देश बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी ऑल इंडिया, हम बात करेंगे पूरे ऑल वर्ल्ड की, ठीक है, पूरे ऑल वर्ल्ड की बात करेंगे। अगर कोई भी देश अगर बड़ा बनना चाहता है, आगे ग्रोथ करना चाहता है, तो उसके देश में नेशनल इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय एकता होना बहुत जरूरी है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11, वो है कि नेम एनी 5 गैलेंटरी अवार्ड्स गिवन इन इंडिया, कि
आपको बताना है कि भारतीय सेना में दिए जाने वाले 5 वीरता के पदक, जैसे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लिख सकते हो परमवीर चक्र है, उसी के साथ साथ महावीर चक्र, वीर चक्र एंड अशोक चक्र है, शौर्य चक्र एंड सेना वायुसेना एंड नौसेना मेडल। ठीक है, दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। ठीक है, ये जो आपके भारतीय सेना है इसमें वीरता के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स, ये गैलेंट्री अवार्ड्स है। इसमें से जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, वो है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र ये जो है वो इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, जो कि 1947 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और अभी तक टोटल मिला करके अभी तक 1947 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, तो अभी तक जो है वो टोटल 21 जवानों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उन 21 में से जो है वो 14 जवान ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत जो शहीद हुए हैं उनके बाद उन्हें सम्मानित किया है। बाकी के जो 7 जवान है उन्हें जो है वो जब जीवित थे तब उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये भारतीय सेना में दिए जाने वाले ये गैलेंट्री अवार्ड्स है, वीरता पदक है, और इसमें कई सारे अवार्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि युद्ध सेवा मेडल है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है, परम विशिष्ट सेवा मेडल है एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वो है क्वेश्चन नंबर 12 कि राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी एनसीसी कैडेट योगदान कैसे दे सकते हैं। इट्स अ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपका योगदान क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे नेशन बिल्डिंग में। ओके, क्या योगदान दोगे एज अ कैडेट आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे नेशन बिल्डिंग के लिए। तो आप इसमें प्रौढ़ शिक्षा में आप मदद कर सकते हो, उसके बाद में आप सामाजिक सेवा में मदद कर सकते हो, आप राष्ट्रीय भाषा जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी उसको बढ़ावा दे सकते हो, उसे फैला सकते हो चारों ओर, भारत के चारों ओर। उसी के साथ साथ सभी नागरिकों के साथ आप सम्मान, सभी नागरिकों की आप रिस्पेक्ट कर सकते हो, आप गर्ल्स की रिस्पेक्ट कर सकते हो, आप महिलाओं की रिस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही में जो हमारे भारत में जितने भी धर्म है, ठीक है, उन धर्मों की आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। और इस तरीके से भैया आप अपना जो योगदान है, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशन बिल्डिंग में दे सकते हो एज अ कैडेट। ठीक है, एज अ कैडेट या एज अ यूथ। ठीक है, चलो सभी याद रखना, इस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राइट एनी 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन एडवर्सली। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कोई आपको तत्व बताना है, एलिमेंट्स बताना है, फैक्टर बताना है जो राष्ट्रीय एकता को विघटित करते हैं। बच्चा इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमारा भारत एक राष्ट्र है, ठीक है, और भारत में यूनिटी है, एकता है। अब इस एकता में यानी कि भारत में कई सारे लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे धर्म वाले लोग हैं, बहुत सारे भाषा वाले, बहुत सारे जाति वाले, ठीक है, बहुत सारे पंथ वाले, बहुत सारे संप्रदाय वाले। बट ये सारे लोग जब वो इकट्ठा रहते हैं तो भी भारत हमारा आज एक यूनिटी में है, एकता में। अगर ये आपस में भारत के लोग अगर आपस में लड़ने लग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध क्रिश्चियन पारसी, अगर ये आपस में लड़ने लग जाते हैं धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, अगर आपस में लड़ने लग जाते हैं तो बच्चा भारत में राष्ट्रीय एकता नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि अगर किसी भी देश में जब राष्ट्रीय एकता होती है तो उस एकता को खत्म करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते, कुछ तत्व होते, कुछ एलिमेंट्स होते जो कि उनको विघटित करने का काम करते, उसको तोड़ने का काम करते यूनिटी को। तो उसमें जो है वो कौन कौन से, जैसे कि सांप्रदायिकता है, उसके बाद में इसमें आप लिख सकते हो भाषावाद है, क्षेत्रीयता की भावना है, जातिवाद है, राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो भी आपको पता है कि दोनों दो धर्मों में आपस में झगड़ा लगा करके भैया वो चुन के आती है। ठीक है, उसके बाद में असमानता है वो विदेशी तत्व। तो ये सारे के सारे जो है वो फैक्टर्स है जो नेशनल इंटीग्रेशन में जो है वो अफेक्ट डालने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 17 नंबर्स के लिए क्वेश्चन आने वाले, 70 नंबर का ये टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। पहला क्वेश्चन है इसी के ऊपर कि व्यक्तित्व के विकास में एनसीसी का क्या योगदान है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए एनसीसी कैसे कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, आप सभी कैडेट एनसीसी करते हो तो आपको एनसीसी कैसे कंट्रीब्यूट करती है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप होने में। फॉर एग्जांपल मैं आप सभी के सामने बात कर रहा हूं, ठीक है, आप सभी के सामने बात कर रहा हूं, इट मींस कि जो मेरी पर्सनालिटी है वो डेवलप हो चुकी है क्योंकि मैं आप सभी के सामने बात कर रहा हूं। ओके, तो इसमें एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे यहां तक खड़ा करने में एनसीसी का बहुत, इट्स रियल। मैं आप सभी के सामने बताता हूं कि मैं ऐसी मेरे अंदर ये क्वालिटीज नहीं थी कि मैं 4 लोगों के सामने बात करूं।
बट मैं आज आप सभी के सामने यहाँ पर बात कर रहा हूं, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंटली। ये इसके पीछे एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा योगदान है। आज एनसीसी की वजह से मैं आप सभी के सामने यहाँ पर बात कर पा रहा हूं। ओके, तो आपके अंदर बता दो कि आप सभी को कैसे एनसीसी कंट्रीब्यूट करती है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने में। या आप सोचो इसके ऊपर क्या लिखोगे आंसर। ये 10 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आप लिख सकते हो सेल्फ अवेयरनेस है, उसके बाद में एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देन कॉपिंग विद इमोशंस एंड कॉपिंग विद स्ट्रेस। यानी कि ये सारी, ये जो जो लाइफ स्किल है बच्चा, इसको याद रखना, और इसे ना लाइफ स्किल कहा जाता है, लाइफ स्किल, ठीक है, जीवन कौशल्य जिसको बोला जाता है जीवन कौशल्य, जीवन कौशल्य, जीवन कौशल्य। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट 10 लाइफ स्किल है, 10 जीवन कौशल है जो हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। बट बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, ठीक है, निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको ना बहुत कुछ सिखा के जाता है। WHO, आप में से बहुत सारे बच्चों ने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WHO ने 10 लाइफ स्किल को बनाया है, जीवन कौशल्य को बनाया है। अगर ये 10 जीवन कौशल्य आपके अंदर होते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो इतनी तेजी से होती है, फास्ट होती है, आपकी तरक्की बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो उसमें जो है वो स्व जागरूकता है, जिसको आत्म जागरूकता, सहानुभूति, गहन सोच, रचनात्मक सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी कि समस्याओं को सुलझाने का कौशल्य, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, ठीक है, पारस्परिक संबंध, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हमेशा भावनाओं पे नहीं बहना चाहिए, साथ में तनाव का सामना करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये है लाइफ स्किल। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, एक तो है कि व्यक्तित्व विकास में एनसीसी कैसे योगदान करती है, दूसरा स्किल, दूसरा क्वेश्चन है कि 10 लाइफ स्किल के नाम बताओ, ठीक है, 10 लाइफ स्किल के नाम बता दो। अगर यही क्वेश्चन नहीं आया तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वो है कि व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ अवेयरनेस, कि आप आत्म जागरूकता से आप क्या समझते हो, आप एम्पैथी से क्या समझते हो, आप क्रिएटिव थिंकिंग से आप क्या समझते हो, क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझते हो, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती क्या है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता होती क्या है, इनके बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है भैया, स्व जागरूकता क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो अपने खुद के बारे में जानना कि मेरे अंदर कौन कौन से क्वालिटीज है, मेरे अंदर कौन से क्वालिटीज नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मेरी हॉबीज क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है, मुझे कौन सी भाषा अच्छी लगती है, मेरी 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 पसंद क्या है, मेरी नापसंद क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरी आकांक्षा क्या है, मेरी महत्वाकांक्षाएं क्या है, इनके बारे में जानना, यानी कि खुद के बारे में जानना। आपको करना क्या है, आपको एक आईना लेना है, आईना पता है ना, जहां पे आप सभी मेकअप वगैरह करते हो, वो आईना लेना है और आईने के सामने आपको खड़ा होना है और बोलना है, खुद से बात करना है, सेल्फ टॉक, कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या नहीं है, मेरे अंदर मुझे क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मेरी क्या पसंद है, मेरी क्या इच्छा है, ठीक है, मेरा क्या ड्रीम है, मेरा क्या गोल है, ये सारी चीजें खुद के बारे में जानना, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। ओके, खुद के बारे में जानना, भैया आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, भैया आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, उनमें से आप आपके ज्ञान के आधार पर, आपके पास जो भी ज्ञान है, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बेस को आप सामने रखते हुए एक ऑप्शन का चुनाव करना। फॉर एग्जांपल आपसे भी 10th क्लास आपने पास कर रखा है, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप साइंस ले सकते हो, या तो आप कॉमर्स ले सकते हो, या तो आप एमसीबीसी ले सकते हो, या तो आप जो है वो आर्ट्स ले सकते हो, या बाकी चीजें आपको जो भी है। तो आपको चारों के फायदे देखना पड़ेगा, चारों के नुकसान देखना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट किस में, वो सारी चीजें सोच के आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, हाँ कि मैं कॉमर्स लेता हूं, या हाँ मैं तो आर्ट्स लेता हूं, हाँ मैं तो साइंस लेता हूं। ये सोचना ही जो है वो डिसीजन मेकिंग कहलाता है, ठीक है। तो बाकी चीजें आपको मैं लाइव क्लास में बताया करूंगा, तो आप इसे याद जरूर रखना, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो है कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, 15 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है और साथ में उनमें कौन कौन से क्वालिटीज है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज है और साथ में उनके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, तो सभी बच्चे स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ के आना
और अपना आंसर लिख देना, ठीक है। उसी के साथ साथ जो किरण बेदी मैम है उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, या तो फिर यहां से निकाल लेना। उसके बाद MS धोनी साहब है, महेंद्र सिंह धोनी साहब है, उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है, उनके 4 क्वालिटीज को बता दो, साथ ही में उनके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में टिप्पणी वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप घर में खुद कर लेना। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है कि हमारा एनसीसी का जो मोटो है, ठीक है, दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो उसमें से जो डिसिप्लिन है, ठीक है, क्या डिसिप्लिन इतना बड़ा वर्ड से, जो कि जो एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन एनसीसी आती है, तो एनसीसी ने यूनिटी एंड डिसिप्लिन को अपना मोटो बनाया। तो डिसिप्लिन क्या इतना बड़ा वर्ड से, जो कि इतने बड़े एनसीसी ने भैया डिसिप्लिन एक छोटे से वर्ड को अपना मोटो बनाया, ठीक है। मोटो याद रखना, ब्रीद वाक्य, आदर्श वाक्य। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा वर्ड से, ओके। और एनसीसी में भैया हमें डिसिप्लिन ही सिखाई जाती है ज्यादातर। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि अनुशासन का मतलब होता है कि दिए हुए आदेश को इच्छा से तुरंत पालन करना, बिना किसी आदेश के उचित कार्यवाही करने को जो है वो डिसिप्लिन कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है। इसकी कई सारी परिभाषा आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि बच्चा ये अनुशासन, ये जो वर्ड्स है ना, अनुशासन, ये अनु प्लस शासन से बना है। अनु का मतलब है अनुसार, शासन का मतलब है नियम, ठीक है। यानी कि जो भी व्यवस्था, ठीक है, हमारे समाज ने हमें बना के दी है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो हम अनुशासन में, या दिए गए आदेश को बिना किसी उचित आदेश के भी तुरंत पालन करने को हम अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। तो बाकी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी है, तो आप जरूर देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो है कि भारतीय नागरिकों के 5 मौलिक अधिकार आपको बताना है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसमें लिख सकते हो आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लोजन एंड राइट टू रिलीजियन, यानी कि स्वतंत्रता का है, समानता का है, शिक्षा का है, शोषण के खिलाफ, एंड धर्म का अधिकार। तो ये सारे के सारे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। और आपके एग्जाम में तो भैया ये बी में तो भाई ऐसा क्वेश्चन है कि 100% आएगा, बी में भी आएगा और सी में भी आएगा, ये 100% आने वाले क्वेश्चन है। बी और सी वाले इसे रट जरूर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स पूछे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सिद्धांत की जो उद्घोषणा है वो कौन सा कम्युनिकेशन है। तो भाई सिद्धांत की जो उद्घोषणा है वो एक वन वे कम्युनिकेशन है, वो एक तरफा संवाद है। नेक्स्ट, कि किसी भी क्षेत्र में खेलना एक कौन सी क्षमता कहलाती है, तो वो एक स्पोर्ट्स स्किल कहलाती है। किसी भी क्षेत्र में खेलना एक वो खेल की क्षमता कहलाती है। ओके, स्व विकास फिल इन द ब्लैंक्स कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभाव करता है। तो भैया एक फिजिकल फैक्टर है, एक भौतिक कारक है। ओके, उसी के साथ साथ मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व है, जैसे कि एक तो है बच्चा आपका जुनून है, ठीक है, पैशन जिसको बोला जाता है, उसके बाद में आत्मीयता है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, कमिटमेंट। ओके, आत्मीयता, जुनून एंड जिम्मेदारी, ये मजबूत रिश्ते के 3 प्रमुख एलिमेंट्स इसे बोला जाता है, 3 कंपोनेंट्स बोला जाता है। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बच्चा, वो है कि फिल इन द ब्लैंक्स संवाद को शब्दहीन संवाद कहा जाता है। तो अवाचिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है वो शब्दहीन संवाद कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, अवाचिक संचार को। ओके, चलो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर काफी लंबा है और सारा पेपर हमें आज ही के क्लास में पूरा डिस्कस करना है, इसलिए जो है मैं काफी फास्ट में ले रहा हूं, ठीक है। इनको भी मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि सही है क्या गलत है। पहला क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति एक मानसिक स्थिति है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही देखते हैं। बिल्कुल सही है भाई, जैसा हम सोचते हैं ना, ठीक है। प्रवृत्ति, एटीट्यूड, बच्चा जो अपना एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड आपने सुना होगा, ठीक है बच्चा। अपना जो एटीट्यूड है वो एक ऐसा माइंडसेट है, जो हम सोचते हैं ना वैसा ही हम देखते हैं। तो बच्चा इसलिए हमारा जो एटीट्यूड है ना वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव सोचने लगेंगे, साथ में वैसा एक्ट भी करने लगेंगे, वैसा देखने भी लगेंगे। ओके, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, कि बॉडी इमेज इज द वे ऑफ परसीव आवर बॉडी, यानी कि जो हमारी शारीरिक छवि है, ठीक है, जो शारीरिक छवि एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी शारीरिक अवस्था का वर्णन कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, सत्य है, सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच के मजबूत बंधन को आंतरिक व्यक्तिगत रिश्ता कहते हैं। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये होगा आपका रॉन्ग होगा।
उसके बाद में दो व्यक्तियों के बीच का जो शारीरिक आकर्षण है उसके आवेग को दर्शाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बात करते हैं कि संपर्क में स्थिरता वो वक्तव्य के बीच की बाधा होती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो ये कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स। आप एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट बच्चा वो है कि संवादहीनता को कम करने के लिए कोई 5 बिंदुओं लिखना है, कुछ 5 पॉइंट्स को आपको लिखना है कि कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने के एनी 5 पॉइंट्स। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने के एनी 5 पॉइंट्स, जैसे कि भैया हमेशा आगे की सोचे, आगे की प्लानिंग करे, आगे की योजना बनाए। उसके बाद में दूसरों को योजना बनाने में शामिल करे। अगर आप कम्युनिकेशन गैप को, संवादहीनता को अगर आप कम करना चाहते हो तो आगे की प्लानिंग करें। ठीक है, उसके बाद में योजना बनाते समय में शामिल करें दूसरों को। भाई जब भी आप कोई प्लान करते हो ना, तो जब प्लान करते हो तो कोशिश करो कि आप टीम को लेकर प्लान करो, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले प्लान करना। अगर आप अकेले अकेले प्लान करोगे तो भैया उसमें संवादहीनता आएगी। तो कोशिश करो कि टीम को मिला करके आप प्लान करो, उससे क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो रिड्यूस होगा। उसके बाद में दूसरों द्वारा बनाई गई सलाह को सुनिए। यस, अगर दूसरा कोई सलाह दे रहा है तो उसको सुनना चाहिए। ठीक है, इससे हमारी कम्युनिकेशन गैप को हम रिड्यूस कर पाते, संवादहीनता को हम कम कर पाते। उसके बाद में उद्योग के साथ बोले और विशिष्ट बने। हमेशा जो है, कभी भी देखो, जब भी बात आती है ना बोलने की, तो भैया हमें उस उद्देश्य के अनुरूप ही बोलना है। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी बकबक कर लिया। ठीक है, कुछ भी बकबक, देखो जीवन में कुछ भी बकबक करना ये बहुत बुरी आदत होती है, याद रखना। तो इसीलिए जो हम बकबक बकबक वाली चीजें जो करते हैं ना, कुछ भी बिना मतलब बोले जाना, तो वो नहीं करना है। ठीक है, विशिष्ट बनना है, उद्देश्यों के साथ बोलना है, जितना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा कभी बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। उसके के बाद में हास्य की भावना रखें। हमेशा जो है वो हास्य की भावना आपको रखना चाहिए। हम आपके जो फेस है ना उसके ऊपर मुस्कुराहट होनी चाहिए हमेशा। ओके, हास्य की भावना रखनी चाहिए। उसके बाद में सहानुभूति होना, निर्णय न करना। तो ये जो चीज है वो कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करने के कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टाइम को मैनेज करने के क्या प्रिंसिपल्स है। हाउ आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाओगे, कैसे, हाउ। ठीक है, टाइम को मैनेज करने के कुछ आपको प्रिंसिपल्स बताना है। जैसे कि हम इसमें लिखेंगे, समय की एक निजी समझ को विकसित करना, दीर्घकालीन लक्ष्यों को पहचानने। बच्चा जो आपका जो गोल है ना, ऐसे छोटे छोटे गोल आप मत देखा करो। ठीक है, कोशिश करो कि लॉन्ग टाइप के जो गोल आपको देखना है, लॉन्ग टर्म गोल देखना है। देखो गोल दो तरीके के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। अब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि मुझे आने वाले 1 साल में मुझे एक गाड़ी लेना है, आने वाले 2-3 साल में मुझे एक आईफोन लेना है, मुझे आने वाले 2-3 साल में जो है मुझे मान लो कोई एक बाइक लेना है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। बट अगर जो आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा कि भाई मुझे आने वाले 5 साल में, 10 साल में मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आने वाले 15 साल में मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रहूं। ठीक है, मेरे अंडर में लाखों लोग मेरे अंडर में रहे। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं मैनेजर बनूं, मैं जनरल बनूं, मैं फील्ड मार्शल बनूं, यानी कि जो लॉन्ग टाइम गोल है। ठीक है, अब मैंने तो ये आर्मी का बता दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल कोई भी हो सकता है। आपका गोल ये हो सकता है, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो या चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो, वो गोल आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि सर आपने फील्ड मार्शल बता दिया, इट मींस कि हम सर 15 साल में फील्ड मार्शल कैसे बने। दैट इज लॉन्ग टाइम गोल, वो आपका लॉन्ग टाइम गोल है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फील्ड मार्शल बनना है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आर्मी का चीफ ऑफ द स्टाफ बनना है, सीडीएस बनना है, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रयास करते रहिए। आने वाले 30-35 साल में डेफिनेटली आप जो है वो आप आर्मी चीफ बन पाओगे। ठीक है, जनरल बन पाओगे, एडमिरल बन पाओगे। ठीक है, तो ये कोशिश करना है, आपको ट्राई करना है, डेफिनेटली बन पाओगे। तो इसलिए हमें अभी से जो है ना, हमें अभी से जो है वो लॉन्ग गोल के बारे में सोचना है कि जब हम लॉन्ग गोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है, और शॉर्ट गोल के बारे में सोचते हैं तो भैया वो उसके लिए तो उतना हम अपना 100% नहीं दे पाते शॉर्ट गोल में। नेक्स्ट, उसके बाद में साप्ताहिक और दैनिक योजना बनाना है। डेली एंड वीकली प्लान्स आपको बनाना है कि आज मैं सुबह उठूंगा तो क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, और पूरे एक सप्ताह में, पूरे एक वीक में मैं क्या प्लान बनूंगा, क्या करूंगा। ठीक है, ये प्लान्स आपको करना है। उसके बाद में अपना सर्वश्रेष्ठ समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करे, समय का सदुपयोग करे, ये सारी चीजें। और उच्च रिटर्न देने वाली एक्टिविटीज को करना है कि हमेशा कोशिश करो जब भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उस टाइम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है,
कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, या तो वो सेटिस्फेक्शन हो सकता है, या तो वो हैप्पीनेस हो सकता है, या तो वो नॉलेज हो सकता है, या एवरीथिंग जो भी हो, बट कुछ ना कुछ मिले ऐसी चीज करना है, ठीक है। एकदम टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे मत भागना, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कि आजकल बाबू सोना में लगे हुए, बाबू सोना में लगोगे, दैट इज टेम्पररी हैप्पीनेस। वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस है, कुछ देर के लिए मिलने वाला वो एक आनंद है, तो उसके पीछे अभी नहीं भागना है हमें, ठीक है। आगे चल के तो वो समय आएगा आपका भी, बट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टडी, ओके। अभी पढ़ाई के लिए आपको फोकस करना है, बाकी तो चीजें है ही आगे करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप सभी को एक्सप्लेन करना है वो कि उन्होंने व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, वजह एक क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, सृजनात्मक सोच क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, आप सभी बच्चे देख लेना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है। क्या बोला है, डिसीजन मेकिंग है, निर्णय क्षमता है, आपका कैरेक्टर है, इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आप गूगल पे इनका आंसर निकाल लो, यहाँ पर है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये जो कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, यू हैव टू, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने बोला है आपको कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद में उन्होंने डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, इसके ऊपर उन्होंने पूछा है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए ये जो लाइफ स्किल है काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, तो सभी याद रखना, ये सारा पेपर हम सॉल्व करते करते यहां तक आ रहे, तो यहां पर बाकी सारी आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में 20 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो है कि एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में कैसे मदद करोगे, ठीक है। आप सभी डिजास्टर के समय में, मान लो किसी भी क्षेत्र में आपदा आई है, बाढ़ आई है, तो नेचुरल डिजास्टर आया है, बाढ़ आया है, तो बाढ़ के दौरान में आप कैसे हेल्प करोगे, ठीक है। तो आप जो है वो बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर आप पहुंचा सकते हो, ये काम कर सकते हो। उसके बाद में घायल व्यक्तियों को आप फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा आप दे सकते हो। उसके बाद में उनको भोजन है, पानी है, ये सारी कपड़े वगैरह उनको आप दे सकते हो। बस वही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है उनको फर्स्ट एड दे सकते हो, उनको हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हो, जो यातायात प्रबंधन को मैनेज करना, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि 10 नंबर्स के लिए क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो 10 नंबर के लिए है, बट जो ऑफिशियली आंसर शीट में ही 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप कम से कम 6 पॉइंट्स तो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऑफिशियली आंसर शीट में तो 4 पॉइंट्स लिखा है, तो आप थोड़ा ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 24। सभी बच्चे बता दो जल्दी से कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, जो आपदा होती है ना, तो आपदा को कितने भागों में बांटा गया है। 1 मिनट। चलिए ओके, क्वेश्चन है कि आपदा को कितने भागों में बांटा गया है, आपदा के कितने प्रकार है। तो आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर। आपदा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका नेचुरल डिजास्टर होता है, एंड देन सेकेंड वो होता है मैन मेड डिजास्टर। एक को आप बोलते हो प्राकृतिक आपदा, दूसरे को बोलते हो मानव रचित आपदा। तो इसके एग्जांपल्स तो आपको पूछा जाएगा, जैसे कि प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है, उसके बाद में बाढ़ आना, बादल फटना, हिमस्खलन, भूस्खलन, उसके बाद आपका बवंडर है, समुद्री तूफान है, ठीक है। बहुत सारे प्राकृतिक आपदा है, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में मानवकृत आपदा, जैसे कि बच्चे ये बाढ़ इसमें नहीं आएगा। मानवकृत आपदा जो है, जैसे कि यातायात दुर्घटनाएं है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, उसके बाद में बम विस्फोट है, गोलीबारी, अग्निकांड, उसके बाद में आग लगना, आतंकवाद, युद्ध, ठीक है, गैस रिसाव, कारखानों में आग लगना, ये सारे के सारे जो है वो मानवकृत आपदा है। ओके, चलो याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है वो है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामाजिक जागरूकता एवं सामुदायिक विकास। ओके, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 30 नंबर्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था 2020 में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण से क्या लाभ होते। ये हमने कई बार सुना है, हम पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, बट वी डोंट नो, हमें पता नहीं है कि ट्री प्लांटेशन से क्या बेनिफिट होते हैं। अगर पता भी है तो हम 2 से 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आप जरूर देख लेना, यहाँ पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्री प्लांटेशन से होने वाले बेनिफिट्स, हम जो प्रदूषण को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, भूमि के कटाव को हम रोक सकते हैं, बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद में पर्यावरण का जो संतुलन है, ठीक है, उसको हम अच्छी तरीके से रख सकते, मेंटेन होता है पर्यावरण संतुलन।
उसके बाद में हमें फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, रेगिस्तान के प्रसार में रोक होती है, लकड़ियों की उपलब्धता, ठीक है, और वन्य पशु नियंत्रण में उपयोगी होता है, मानसूनी बारिश में उपयोगी। आपको पता है कि जहां पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जहां पर ज्यादा घना जंगल होता है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश आती है, तो इसलिए बारिश आने के लिए भी वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जंगली जानवरों को आवास प्रदान करना, भैया जो जंगली जानवर है, अगर जंगल में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भैया वो गांव में आकर रहने लग जाएंगे आप और हमारे साथ, ठीक है। जो जंगल के जो टाइगर है, चीता है, ठीक है, उसके बाद में हिरन है, मान लो बंदर है, भैया वो हमारे घर आके रहने लग जाएंगे अगर जंगलों में अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारे घर में आके रहेंगे। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रक्तदान से क्या लाभ मिलता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, आप में से कई सारे बच्चों ने किया होगा, तो ब्लड डोनेशन से आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें है हमारे हमारे शरीर में जो है वह नए रक्त का संचार होता है, रक्तदान से किसी का जीवन भी बचाया जा सकता है, रक्त के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, रक्त के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। इट मीन्स क्या है कि बच्चा, हम देखो हमारे बॉडी में ब्लड चाहिए, मतलब ब्लड चाहिए, हम किसी को ब्लड के जगह पे पानी उसके बॉडी में नहीं डाल सकते। आप बता दो, क्या उसके भैया उसकी नसों में हम ब्लड के द्वारा पानी डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ब्लड चाहिए मतलब चाहिए, हमारे बॉडी को ब्लड चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। तो जिंदा नहीं रह पाएगा, अगर उसके शरीर में ब्लड नहीं है तो वो जिंदा कैसे रह पाएगा? तो इसीलिए इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो ना, इट मीन्स आप किसी को एक नया जीवन दे रहे हो, ठीक है। और वहां से जो हैप्पीनेस हमें मिलता है वो बहुत बड़ा हैप्पीनेस होता है, ओके। जब हम किसी को ब्लड देते हैं ना, तो वहां से ब्लड देने के बाद में जो हैप्पीनेस मिलता है, जो उसकी जान हम बचते हैं, तो भैया जीवन में हमने एक बहुत बड़ा काम किया है कि हमने किसी दूसरे को भी जान बचाई है, किसी दूसरे को भी हमने एक मौका दिया है जीवन जीने का, ओके। तो इसलिए आपसे भी जितने भी एनसी के कैडेट हो, ब्लड डोनेट किया करो, ओके। चलो, उसी के साथ साथ रक्तदान के बाद आवश्यकता पड़ने पर 1 वर्ष तक रक्तदान से कोई भी तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जाता है। इट मीन्स ये कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो ना, उसके बाद में आपको एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड अगर आप ब्लड बैंक में दिखाते हो तो आपको उसके जगह पे ब्लड आपको 1 साल में जो है तुरंत मिल जाता है आसानी से। उसके बाद में बच्चा, रक्तदान एक महादान है। और आप इसमें एक पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, वो है कि ब्लड डोनेट करने के बाद में जो दाता और ग्राही है उनके बीच में एक मधुर संबंध स्थापित होता है। इट मीन्स कि मान लो मैंने किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को ब्लड दिया, तो उस अनजान व्यक्ति और मेरे में एक एक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। उस अनजान व्यक्ति और मेरे में एक रिलेशनशिप बनती है, एक संबंध बनता है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई है, वो शुक्रिया करता है, हम बातचीत करते हैं, फ्रेंड बनते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इससे जो हमारा राष्ट्रीय एकता है, ठीक है, जो हमारी भारत, जो जो हमारी सोसाइटी है, हमारी समाज है, उनको एक संदेश मिलता है यूनिटी का, कि चाहे वो तो अगला वाला, जिस भी व्यक्ति को मैंने ब्लड दिया है, ना तो मुझे उसका धर्म पता है, ना तो उसकी भाषा मुझे पता है, ना तो उसका मुझे कोई जात पता है, ठीक है, तो भी मैंने उसको ब्लड दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय एकता को ये बढ़ावा देने का काम है, राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उसका ये काम होता है ब्लड डोनेट करना भी। तो आप भी किया करो, बहुत मजा आता है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, वो है कि एनसीसी कैडेट के द्वारा की जाने वाली प्रमुख सामाजिक गतिविधियों के नाम लिखो। तो इसमें आप लिख सकते हो एनसीसी के कैडेट आप सभी कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज करते हो। सोशल एक्टिविटीज कौन कौन सी करते हो? आप रक्तदान है, आप ट्री प्लांटेशन है, आप स्वच्छ भारत अभियान है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके बाद में सिविल प्रशासन की सहायता करना, आपदा के समय में मदद करना, कोविड-19 के समय में मदद करना, दहेज प्रथा में दहेज प्रथा रोकने में मदद करना, कैंसर अभियान चलाना, ठीक है। उसके बाद में आप लिख सकते हो कन्या भ्रूण हत्या रोकने में आप अभियान चला सकते हो, यानी कि कई सारे, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान बनाने के लिए आप प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हो, कई सारे, कैंसर, उसके बाद में HIV जागरूकता अभियान है, और कई सारे जो है वो प्लस पोलियो का कार्यक्रम आप चला सकते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। ये आपको लिखना है इसमें। भैया अब तो मेरा पूरा स्टेमिना एंड हो चुका है, यहां तक जो बात कर रहा हूं ना मैं, मेरा पूरा स्टेमिना खत्म, ठीक है। चलो, तो भी हमें पूरा पेपर तो सॉल्व करना है, अब थोड़ा सा बचा है, तो पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 सामाजिक बुराइयों के नाम बताना है। बच्चा जो सोशल इविल्स है ना,
जो हमारे समाज में जो बुराइयां हमें देखने को मिलती है, जो हमारे हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारे समाज में कुछ बुराइयां हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, बाल व्यवहार और तस्करी, छोटे बच्चों को किडनैप करना, छोटे बच्चों को बेचना, ठीक है, महिलाओं को बेचना, महिलाओं की तस्करी, नशीली दवाओं को बेचना, ठीक है, जो ड्रग्स है, दारू, शराब, सिगरेट आदि ऐसी जो चीजें उनको बेचना, उसके बाद में घरेलू हिंसा, ये सारी चीजें ना कहीं एक सामाजिक बुराई है, सोशल इविल्स है, ठीक है, जो आप इसमें आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, सही क्या है गलत क्या है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन करना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा अभी सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत होगा भैया। ऐसा ये स्टेटमेंट जब मैं सुनता हूं ना बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्यों? क्योंकि बच्चा एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है बच्चा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते बच्चा, हमारी मम्मी जी को एड्स हुआ है और हम उनके साथ अगर बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तो भाई कितना बड़ा बैड फील होगा उन्हें, आगे वाले पर्सन को पता है आपको कितना बड़ा बैड फील होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एड्स, आपको पता है कि एक दूसरे के साथ खाना खाने से, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से एड्स कभी भी नहीं फैलता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उनके साथ खाना खाना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड डोनेशन कॉजेज इम्बैलेंस इन बॉडी, एट, गलत भाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है। रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा हो जाता है, फॉल्स है। कौन बोलता है बच्चा? ब्लड डोनेट करने से शरीर में असंतुलन पैदा नहीं होता है, ठीक है, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, गलत है। ओके, रक्तदान करने से तो भैया चुस्ती फुर्ती आती है, एक हैप्पीनेस फील होता है, तो इसलिए ब्लड डोनेट सभी को करना चाहिए। उसके बाद रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर है, यार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है, गलत है भैया। रक्तदान करने से मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है, गलत है। किसने बोला कमजोर हो जाता है? कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये गलत होगा। तो आप सभी को रक्तदान करना है, ब्लड डोनेट करना है, लोगों की जान बचानी है। कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, ना तो कम से कम साल में एक तो भी बार ब्लड डोनेट किया करो। ओके, उसके बाद में जो एड्स दिवस है वो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। एड्स डे जो है ना, हम 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर हो जाता है, फॉल्स है, गलत होगा ये, कि कैंसर के मरीज को छूने से कभी भी कैंसर नहीं होता है। आपको पता होगा कि भैया कैंसर के मरीज को छूने से कैंसर नहीं होता है। कैंसर भैया सिगरेट, दारू, टोबैको, उसी के साथ साथ जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये जो फैट वाले जो पदार्थ है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयली फ्रूट्स है, फ्रूट्स नहीं भैया, ऑयली फूड है, इनको खाने से कैंसर होता है, ठीक है। ऐसा कैंसर नहीं होता है भैया, किसी को हाथ मिलाने से कैंसर नहीं होता है। कैंसर तंबाकू, जर्दा, पान मसाला, गुटखा, सुपारी खाने से होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य व विज्ञान। इस टॉपिक्स के लिए 30 नंबर के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें हेल्थ एंड हाइजीन में क्वेश्चन पूछा है कि सांप के काटने पर क्या क्या करना चाहिए, कोई सोल्यूशन बताओ, कोई उपाय बताओ, एनी 5, ठीक है। सांप के काटने पर क्या करोगे भैया? सबसे पहले तो आपको एक ही काम करना है, तो शांत रहना है। सबसे पहले तो शांत रहिए। आप में से अगर किसी को सांप ने काटा है तो हमेशा शांत रहे। उसके बाद में पीड़ित को आराम से जो है वो लेटा देना है। उसके बाद में उसे मृत्यु के भय के विरुद्ध में ठोस आश्वासन दे, यानी कि उसको बोलना है कि भाई कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको मोटिवेट करना है, उसको डरा मत देना कि भाई तेरे को तो बड़े सांप ने काटा है, तेरे को तो किंग कोबरा ने काटा है, अब इसके ऊपर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तेरा मरना तो कंफर्म है। ऐसे मत, उसको डरा मत देना, ठीक है। जितना वो सांप के काटने से, सांप के जहर से नहीं मरेगा ना, उतना वो आपकी कड़वी बातों से मरेगा, याद रखना। जितना वो सांप का जो जहर उसके अंदर गया है ना, उससे वो नहीं मरेगा, लेकिन आप जो उस सिचुएशन में जो कड़वी बातें करोगे ना, उस कड़वी बातों से उसकी मृत्यु तो तय है, ठीक है। तो इसलिए उसको मोटिवेट करना है कि भाई कुछ नहीं होगा, अभी हम हॉस्पिटल में जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। ऐसा उसको मोटिवेट किया करो। उसके बाद में एम्बुलेंस को कॉल करो, फोन करो, एम्बुलेंस आ जाएगी। और क्षेत्र को संकुचित करने वाली किसी भी चीज को उतार दे, जैसे कि अंगूठी वगैरह, मान लो आपके हाथ को वगैरह काट देता है, तो जो भी आप घड़ी वगैरह, अंगूठी पहनते हो, कोई कड़ा बिड़ा कुछ पहनते हो हाथों में, ठीक है, तो उसको निकाल फेंक दो, ठीक है, जिससे कि वो जो ब्लड है वो थोड़ा सा दिक्कत ना होना चाहिए उसमें। उसके बाद में यदि श्वास में विफल रहता है तो कृत्रिम श्वसन देना शुरू करे। अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, सांस का मतलब है श्वसन,
श्वसन अगर वो नहीं ले पा रहा है तो भैया उसे कृत्रिम श्वसन दो, ठीक है, आर्टिफिशियल सांस दो। अब आर्टिफिशियल सांस कैसे दे सकते हो? मुंह से मुंह लगाकर। अब मुंह से मुंह लगाना इट मींस कि पहले आप रुमाल का यूज करो, रुमाल के थ्रू आप मुंह से मुंह के द्वारा उन्हें श्वास दे सकते हो जिससे कि उसकी जान बच सके। और कई सारे मेथड्स है, ठीक है, नेल्सन मेथड, हाल्डर मेथड वगैरह कई सारे मेथड्स है, उनके द्वारा भी जो है आप आर्टिफिशियल सांस को आप दे सकते हो, ठीक है, श्वसन को दे सकते हो। नेक्स्ट बच्चा बता दो कि स्पर्श संबंधी बीमारियों से बचने के कुछ लघु नोट बताओ, ठीक है। स्पर्श यानी कि जो हाथ किसी को टच में आने के बाद में कोई ऐसे डिसीज हो, किसी के कांटेक्ट में आने से वो कुछ बीमारी है जो कि फैलती है, जैसे कि रोगी का पूर्ण पृथक्करण है, रोगियों और संबंधियों कर्मचारियों के बीच की कोई सीधा व्यक्तिगत संपर्क ना हो और रोग के प्रसार में रोक बंद करना है शीघ्र। ठीक है, आप पढ़ लेना भैया, मेरे को बहुत जान पर आ रहा है इतना पढ़ने को, ठीक है, आप पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, क्या लिखा है। चलो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विभिन्न प्रकार की पट्टियों के नाम आपको बताना है। आपको बैंडेज, जो बैंडेज होती है ना, आपको पता है कि आपको किसी जगह पे लग जाता है तो आप बैंडेज लगाते हो, हाथ को लग जाता है तो बैंडेज लगाते हो, उंगली को लग जाता है तो बैंडेज लगाते हो। ये अलग अलग तरीके की बैंडेजेस होती है। तो आप बता दो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंडेज, बैंडेज के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके की बैंडेज के नाम आपको बताना है। जैसे कि हम इसमें जो है वो सिंपल बैंडेज है, ट्रायंगुलर बैंडेज है, स्मॉल बैंडेज है, एंड टी शेप बैंडेज है, फर्स्ट फील्ड बैंडेज है, उसके बाद में ड्रेसिंग बैंडेज है, क्रेन बैंडेज है। उसमें आप लिख सकते हो सरल पट्टी, त्रिभुजाकार पट्टी, एंड छोटी पट्टी, टी आकार की पट्टी, फर्स्ट फील्ड पट्टी, ड्रेसिंग पट्टी एंड क्रेन पट्टी। ये सारे के सारे क्या है, ये बैंडेज के टाइप्स है जो कि आपको याद रखना है, ओके, अलग अलग तरीके की। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, ये आपको जोड़ियां मिलाना है, ठीक है, इट्स होमवर्क आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको जोड़िया स्क्रीनशॉट निकालो फटाक से, सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको जोड़ियां मिलाना है कि भैया मॉस्किटो से, मच्छर के काटने से क्या होता है, टिक से काटने से क्या होता है, पतंगा से काटने से क्या होता है, मक्खी के द्वारा क्या होता है, बालू मक्खी के द्वारा क्या होता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर कर देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप कैंप के दौरान में कैंप में कैसे आप साफ सफाई रखोगे। भाई जब आप कोई कैंप में जाते हो, चाहे वो एटीसी हो, सीएटीसी हो, चाहे वो एनआईसी हो, आरडीसी हो, या चाहे जो भी कैंप हो, आपने जो भी किया हो, तो कैंप के दौरान में कैंप क्षेत्र में आप कैसे साफ सफाई रखोगे। तो आप इसमें यूनिट लाइन की प्रतिदिन सफाई कर सकते हो, शौचालय और स्नान कक्ष की आप सफाई कर सकते हो, जहां पर हमारा खाना वगैरह बनता है, कुक हाउसिंग, जहां पर डाइनिंग हॉल वगैरह होता है, जहां पर हम खाना खाते हैं, वहां पे हम साफ सफाई रख सकते हैं। जहां पर हम कपड़े वगैरह धोते हैं, जो वॉशिंग पॉइंट्स होते हैं, वहां के हम साफ सफाई रख सकते हैं। कैंप साइट में गहरे स्थानों पर पानी का भंडारण, यहाँ पर जहां पर भी हमारा कैंप चलता है वहां पर हम पानी को भैया इकट्ठा नहीं होने देंगे। जो गंदा पानी होता है ना, जैसे कि नालिया में वगैरह पानी होता है, तो उसको, उन पानियों को हम इकट्ठा नहीं होने देंगे। उसके बाद में जो हमारा बर्बादी भोजन है, जब हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं कैंप के दौरान में, उसको किसी ऐसे जगह पे नहीं फेंकेंगे, उसका सही तरीके से हम निस्तारण करेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि कैंप के दौरान में आप सभी कैसे साफ सफाई करोगे। तो ये पॉइंट्स आपको आने वाले एग्जाम में लिखना है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यक तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या एलिमेंट्स है। तो इसके लिए भैया आपको रेगुलर नहाना है, उसके बाद में बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार लिया करो, सुबह में जल्दी उठा करो, मॉर्निंग में रेगुलर व्यायाम करा करो, और लगभग 6 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है, स्वास्थ्य है, वो एकदम बिल्कुल स्ट्रांग होगा, आपका जो हेल्थ है ना वो बहुत स्ट्रांग होगी। तो इसलिए ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये है अच्छे स्वास्थ्य के एलिमेंट्स, ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड हेल्थ। अगर आप आपकी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हो तो ये काम आप किया करो। नेक्स्ट अगला है आपका एडवेंचर ट्रेनिंग एंड एक्टिविटीज, ठीक है, जिसे साहसिक प्रशिक्षण कहा जाता है। वो है कि ट्रेनिंग के लिए जो आपका ट्रैकिंग कैंप होता है, आप में से बहुत सारे कैडेट्स ने किया होगा, जो आपका ट्रैकिंग कैंप होता है, तो ट्रैकिंग कैंप, ओके गाइस, जो आप सभी का जो ट्रैकिंग कैंप होता है, तो ट्रैकिंग कैंप में क्या क्या वस्तुएं आपको ले जाना चाहिए, ठीक है, ट्रैकिंग कैंप के लिए आपको क्या क्या ले जाना चाहिए। अगर आप में से कोई ट्रैकिंग का कैंप करने वाला है तो ये चीजें आपको ले जानी है, जैसे कि इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, स्लीपिंग मैट है, स्लीपिंग बैग है, उसके बाद में जूते, आपकी शूज है, टॉयलेटरी आइटम्स है,
उसके बाद में टॉर्च आपको एक ले जाना है, बैटरीज आपको ले जाना है, मार्कर ले जाना है, चौक आपको लेकर जाना है, उसके बाद में वाटर बॉटल आपको ले जाना है, फूड लेकर जाना है, उसके बाद में कुछ आपको जो है वो सफिशिएंट क्लॉथिंग्स आपको ले जाना है, यानी कि अगर आप बर्फीले वाले इलाकों में लेकर जा रहे हो तो कुछ ऐसे गर्म वाले कपड़े लेकर जाना है। उसके बाद में आपको एक कैप लेकर जाना है, कैमरा लेकर जाना है, शूज, सॉक्स, ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो यहां पर देख लेना, बाकी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वो है कि एनसीसी कैडेटों के द्वारा की जाने वाली 5 एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम बता दो। जो एनसीसी कैडेट के द्वारा जो एडवेंचर एक्टिविटीज की जाती है, जैसे कि साइकिलिंग अभियान है, पर्वतारोहण है, रॉक क्लाइंबिंग है, पैरा जंप है, पैरासेलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, कायाकिंग है, स्लीदरिंग है। ठीक है, उसके बाद में आपका चट्टानों पर चढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा स्लीदरिंग ऊपर से, पैरा जंप है, पैरासेलिंग है, ये तो लिख दिया उन्होंने। उसके बाद आपका स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग एंड स्कूबा गोताखोरी वगैरह, ये सारे कई सारे हैं जो एडवेंचर एक्टिविटीज आपको याद रखना है। ट्रैकिंग है, ठीक है, साइकिल एंड मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है, वो सारी चीजें आप लिख दिया करो। ओके, चल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब भी 10 सुरक्षा युक्तियां लिखो जो आप रॉक क्लाइंबिंग के लिए दौरान में ध्यान रखनी चाहिए। बच्चा रॉक क्लाइंबिंग, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, जो रॉक क्लाइंबिंग एक एडवेंचर एक्टिविटीज होती है जो मैंने भी की है रॉक क्लाइंबिंग। ओके, तो जब आप रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर चढ़ते हो, रॉक का मतलब एक आर्टिफिशियल दीवार होती है, एक सामने दीवार होती है एक बड़ी सी, ठीक है, जो सीमेंट है, ईंट है, पत्थरों के द्वारा उसको बनाया जाता है। अगर उस आर्टिफिशियल दीवार को आपको क्लाइंब करना है, उसको रॉक बोला जाता है, उसको अगर आपको क्लाइंब करना है, उसके ऊपर चढ़ना है, उस दीवार को पार करना है, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हॉर्नेस को हमेशा चेक करें, गाटों को हमेशा चेक करें, उसके बाद में हमेशा हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, रस्सी और जो विले डिवाइस है उसको हमेशा चेक करते रहना है। उसके बाद में लंबी रस्सी का प्रयोग करें, जरूरत के मुताबिक उपकरण आपको ले जाना है ऊपर, और रस्सी हमेशा पैर के ऊपर रखे। उसके बाद में सही जगह रस्सी को क्लिप हमेशा करना है, और हमेशा सुरक्षित एंकर का इस्तेमाल करें। एंकर का मतलब है बच्चा सेफ एंकर, जो आपको जो गाइड करने वाला है वो साथ में, और एंकर का भी आपको यूज करना है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है कि 10 युक्तियां बता दो कि जो आप रॉक क्लाइंबिंग के बारे में आप जो है वो लिखोगे। अब इसके बारे में मैं इतना ज्यादा भी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरा 300 कितना सॉरी 245 नंबर का ये पूरा पेपर है, यानी कि 245 नंबर का पेपर है, उसको हम 1 घंटे में पूरा करें, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। ओके, तो इसलिए इतना डिटेल में मैं इसमें नहीं बता रहा हूं। जो हमारी लाइव क्लास चलती है ना सुबह शाम में 7 बजे, उसमें मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हूं। ठीक है, इसमें इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बच्चा पार्ट 4 है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, पर्यावरण जागरूकता एवं संरक्षण। इस टॉपिक से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है कि वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्या होती है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसको हमें क्यों स्टोर करके रखना चाहिए, वाई। जो बारिश का पानी होता है उसको हमें क्यों स्टोर करना चाहिए, उसका क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इसके लिए भैया इससे क्या होता है कि ये ऊपर मिट्टी का भूजल को रिचार्ज करता है, यानी कि अगर हम उसको पानी को नाली से बहने जाने से अच्छा है कि भैया पानी को किसी जगह पे अंदर स्टोर करो। अगर आप पानी को रोकोगे तो पानी अंदर जाएगा जमीन में, और जो अपना भूजल है वो रिचार्ज होगा, यानी कि उसके ऊपर पानी और आएगा अंदर। ओके, उसके बाद में जल स्तर का बढ़ता है, जो हमारा पानी का लेवल है वो बढ़ती है, जल की पानी की लेवल बढ़ती है, वाटर लेवल बढ़ती है। उसके बाद में यह बड़ी मात्रा में प्रदूषण मुक्त पेयजल बनाने में मदद करता है। उसके बाद में वर्षा को बाद उपयोग विशाल टैंकों तालाबों में इसको संग्रहित किया जा सकता है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, और इसमें भूजल पर निर्भरता कम होती है। यानी कि भैया हर बार जमीन के जो हम खड्डा खोदते हैं ना, जमीन में बोरिंग वगैरह लगाते हैं, तो उसके जो निर्भरता है वो कम हो जाती है, हमें ऊपर ही ऊपर पानी मिलता रहता है, तो हमें बार बार जमीन को गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है। जमीन को आज पता है ना, आज जमीन को इतना ज्यादा खोदा जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं भैया पानी निकालने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पानी को अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो पानी हमें खोदने नहीं पड़ेंगे, बोरिंग नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, हमें पानी ऊपर ही मिलता रहेगा। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 40, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है और उसकी एग्जांपल आपको बताना है। पहला है कि बच्चा नवीकरणीय संसाधन को हम समझते हैं वो संसाधन जो भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीनीकृत या पुनरुत्पन्न किया जा सकता है, उनको नवीनीकृत संसाधन बोला जाता है। यानी कि
वो ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें नवीनीकृत और उन्हें पुनर्उत्पादित किया जा सकता है, उन्हें फिर से उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पन बिजली है, जैव द्रव्यमान है, उसके बाद में भूपातीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। यह सारी चीजों को हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं, फिर से निर्माण कर सकते हैं, फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। भैया सोलर एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी। आप जितना चाहे सोलर एनर्जी को क्रिएट करो, आप पन बिजली को क्रिएट करो, आप पवन ऊर्जा को क्रिएट करो, कितना चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। दैट इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब उसके अपोजिट होगा गैर नवीकरणीय संसाधन। बच्चे गैर नवीकरणीय संसाधन क्या है? ये ऐसे संसाधन है जो बहुत लंबे समय तक जमीन के अंदर बनते हैं, भूगर्भ में बनते हैं, और स्वाभाविक रूप से वो पर्यावरण में नहीं बनते, अंदर बनते हैं, जमीन के अंदर बनते हैं, और इन संसाधनों को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल भैया, पेट्रोल को बनने में समय लगता है, डीजल को बनने में समय लगता है, आग की लकड़ी को बनने में समय लगता है, कोयले को बनने में समय लगता है, तो इन्हें बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। भैया एक होता है आपका रिन्यूएबल, ठीक है, नवीनीकृत, और दूसरा होता है गैर नवीनीकृत, क्योंकि इन्हें आप रिन्यूएबल नहीं कर पाते, ठीक है भैया, इन्हें रिन्यूएबल कर नहीं पाते हो, ओके, याद रखना। तो ये गैर नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, कि आप सोलर एनर्जी से आप क्या समझते हो, सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हो, और सौर ऊर्जा के कोई भी 3 लाभ आपको बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर एनर्जी, एंड उसके फायदे आपको बताना है। तो सोलर एनर्जी क्या है बच्चा? जो हमें सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो सूर्य के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जारी की जाती है, और सीधे सूर्य डायरेक्ट जो है वो सूर्य प्रकाश से हम उसे स्टोर कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। और आपको पता है कि सोलर एनर्जी से कभी भी यह बहुतायत में और हर जगह पे उपलब्ध हो जाती है। सोलर एनर्जी भैया आप जहां पर जाओ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, ये उसका बेनिफिट है। उसके बाद में इसे आप फ्यूचर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, भविष्य के लिए आप इसे संग्रहित करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, और इसके इस्तेमाल से कभी भी कोई हादसा नहीं होता है। मुझे बता दो कि आप में से किसी ने सोलर एनर्जी का यूज किया और सोलर एनर्जी से आपको शॉक लगा हो, आपको करंट लगा हो, आपकी जान गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सोलर एनर्जी इज द बेस्ट। सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम इसे आगे चल के स्टोर भी कर सकते हैं, हर जगह पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके, और इसके इस्तेमाल से कोई हादसा नहीं होता है, तो ये बहुत जरूरी है यार, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स है सोलर एनर्जी के। जो हमारा एक लास्ट टॉपिक अभी बचता है वो है ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राइट डाउन एनी 5 ऑब्स्ट्राइकल टेस्ट डन बाय एनसीसी कैडेट। आप सभी जो एनसीसी के कैडेट है वो कौन कौन सी बाधाओं को पूरा करते हो? आपको पता है कि भैया इसमें स्ट्रेट बैलेंस है, क्लियर जंप है, गेट वॉल्ट है, जिगजैग बैलेंस है, हाई वॉल है, डबल डीच है, राइट हैंड वॉल्ट है, लेफ्ट हैंड वॉल्ट है, रैम जंप है, एंड स्ट्रेट बैलेंस है। तो ये सारे जो ऑब्स्ट्राइकल्स है आप सभी कैडेट को कराए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पूरा 245 नंबर का पेपर डिस्कस किया है। अगर आप सभी ने इसे अच्छी तरीके से देखा है तो डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में इसका बहुत बड़ा हेल्प आपको मिलने वाला है। अब आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2023 में वो एग्जाम देने वाले और आने वाले एग्जाम में वो ए ग्रेड से पास होना चाहते हैं। अगर आप भी ए ग्रेड से पास होना चाहते हो तो आपके एग्जाम में सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, यही क्वेश्चन आएंगे। मुझे पता है कि बच्चे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन है, 100% मैं बता सकता हूँ कि आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाले। बट एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, 199 रुपीज फीस है इसकी। अगर आप आने वाले बी के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होना चाहते हो तो इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक से नोट्स, क्विज टेस्ट और क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसकी फीस मात्र 199 रुपीज है। 199 रुपए में आपको ये सारा कोर्स मिलेगा। अगर आपने इतना भी रट लिया तो आने वाले बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आपको अल्फा तो पक्का है, ओके। अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो और सी के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होना चाहते हो ना, तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 16 टॉपिक्स के नोट्स, उसके बाद में क्विज टेस्ट और क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 40 से भी ज्यादा के पीडीएफ से। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना तो आप आने वाले सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आपको 100% ए ग्रेड मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। बस इस नंबर पे आप कोर्स को परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर देखो आपको पेमेंट के लिए जो है वो, अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पेपर को परचेस कर सकते हो। नंबर आपके सामने, नंबर को सेव कर लो, अपने मोबाइल में सेव रख देना और मुझे कॉल करना और अपने कोर्स को परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। तो नंबर मेरा है, नंबर सेव कर लो सभी बच्चे, जिसको भी मेरा नंबर चाहिए था यहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा, सभी नंबर को सेव कर लो, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो,
इस कोर्स को परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना। तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साइनर अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिल रहा हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।